प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज आप समझेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर का क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करें। समीकरण युग्म है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहला समीकरण हो गया। सेकंड समीकरण क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से हमको x और y की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीक़ों से हल करना बताऊंगा, ठीक है ना। हमारा मेथड एक ही रहेगा, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आप अक्सर डेसिमल से डर जाते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जो प्रतिस्थापन विधि है, इसके जो स्टेप्स हैं आपको केवल वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। डेसिमल तो हम बाद में भी देख लेंगे, पहले से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पहले इसको सीधे सीधे तरीके से हल करना आपको बताऊंगा। उसके बाद में फिर अगर कोई डेसिमल से बचना चाहता है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिस्थापन विधि क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो समीकरण दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक समीकरण हमको चुन लेना है और उसमें पक्षांतर के माध्यम से या तो x की वैल्यू जो कि y के पदों में आएगी या फिर y की वैल्यू जो कि x के पदों में आएगी, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप के लिए हमने जो फर्स्ट स्टेप से x अथवा y की वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू को हमें जो दूसरा वाला समीकरण है यानी कि जिससे हमने वैल्यू ज्ञात की है उसमें नहीं, जो अगला समीकरण है उसमें हमें उस x अथवा y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो वहाँ से हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी कि सेकंड वाले चर की वेरिएबल की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करना है थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि जो हमें x अथवा y की वैल्यू प्राप्त हुई है, उस वैल्यू को हम जो समीकरण नंबर 3 बना था हमारा, उसमें हम रख देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके माध्यम से हम पहले वाला वेरिएबल यानी पहले वाला चर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम है इसमें। तो चलिए हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? किसी एक समीकरण से, मान लीजिए यहाँ पे मैं समीकरण 1 को चुन लेता हूँ, ठीक है। इससे x अथवा y की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे? यहाँ पर मन मर्जी है अपनी, चाहे x का ज्ञात कर लो चाहे y का। मैं यहाँ पर y को ज्ञात करूँगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 0.2x का हम कर देंगे पक्षांतर। तो जब हम 0.2x का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 0.3y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x,
ये तो सामान्य नियम से है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपका दशमलव का यानी कि डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, केवल पक्षांतर करना है आपको। अब आगे क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए है, तो अब 0.3 का भी हम पक्षांतर कर देंगे। इस प्रकार से y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x, और यहाँ से हम 0.3 का पक्षांतर कर रहे हैं तो ये बटे में आ जाएगा 0.3। ओके, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। कौन सा मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप के लिए हमें जो ये y की वैल्यू मिली है इसको उठा करके हमें समीकरण 2 में रख देना है, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से हमने ये वैल्यू प्राप्त की है, इसलिए जिससे प्राप्त करते हैं उसमें नहीं रखते हैं। जो सेकंड वाला समीकरण है या जो बचा हुआ समीकरण है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकंड समीकरण में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम y की ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 था 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे हमें y की ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। जब y की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.4x प्लस 0.5 और y के स्थान पे आ गया 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। अब क्या होगा, हम 0.5 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तब हमें प्राप्त होगा 0.4x प्लस 0.5 का हम 1.3 से गुणा करेंगे, इसका दोनों जगह गुणा होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले 1.3 में इसका गुणा होगा। तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करते समय हम उनको सामान्य संख्याओं की तरह ही गुणा कर लेते हैं, लेकिन गुणा होने के बाद में दशमलव पर हमको ध्यान देना होता है। जैसे इसमें दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, और इसमें दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, ठीक है ना। एक अंक दशमलव के बाद यहाँ पर है और एक अंक दशमलव के बाद यहाँ पर है। तो जैसे थोड़ी देर के लिए हम 1.3 को 13 मान लें और 0.5 को 5 मान लें तो 13 पौने 65, लेकिन अब एक अंक यहाँ पे है दशमलव का और एक अंक यहाँ पे है दशमलव का, ठीक है। तो कुल मिला के 2 अंक हो गए, तो हमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है, यानी कि 1, 2 और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 को और 5 को सामान्य संख्या मान करके यानी थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा देंगे और 5 दूनी 10 कर लेंगे, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है, कुल मिला के 2 अंक हुए। तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, और बटे में 0.3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2.3। अब हमें पिछले पृष्ठ से क्या प्राप्त हुआ था, 0.4x प्लस 0.65 माइनस 0.10x अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका जो डेनोमिनेटर है वो 0.3 है और इसका डेनोमिनेटर 1 है। तो सबसे पहले तो हम डेनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी डेनोमिनेटर सेम करने के लिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 0.3 का उठा के यहाँ पर 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर वही गुणा आपका जो है सामान्य तरीके से होगा, 4 का गुणा 3 से, 4 तिया 12। इसके बाद क्या करेंगे, 12 में हम चूँकि एक अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद और एक अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद, तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है, यानी कि 0.12 आ जाएगा। साथ में x है तो x भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x, और अब पूरे के बटे में, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम कर चुके हैं, तो पूरे के बटे में 0.3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2.3। अब हम यहाँ पर 0.3 का भी क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, 0.12x ये प्लस का है और 0.10x ये माइनस का है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक संख्या प्लस के और एक संख्या माइनस को तो वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर 0.12x में से 0.10x हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 0.02, कितना आ जाएगा 0.02x, और ये प्लस 0.65 जैसा था वैसे ही रहेगा, और यहाँ से 0.3 का हुआ पक्षांतर, तो यहाँ पे आ गया 2.3 इंटू 0.3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.02x प्लस 0.65 और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो तितरकन और 3 दूनी 6, लेकिन एक अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद और एक अंक क्या है दशमलव के बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब 0.65 का हमें पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करने से क्या मिलेगा, 0.02x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना था 0.69 और इसको हम पक्षांतर करके लाएंगे तो -0.65। अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि 0.69 में से 0.65 कैसे घटाएं। तो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ घटाना बड़ा ही सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, यानी कि दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 0.69 और इसके ठीक नीचे हम लिख लेंगे 0. अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है 65। ओके, बस यही बात इसमें ध्यान रखने की है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपको पता है यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.04 आपका शेष यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब हमें प्राप्त हो जाता है 0.02x इज इक्वल टू 0.04। अब यहाँ से हमें 0.02 का हमको यहाँ से क्या कर देना है, पक्षांतर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पक्षांतर करने पर x इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.02। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब अंश और हर में दोनों जगह डेसिमल के बाद समान अंक हों गिनती में, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 और 1 2 अंक, और नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जब समान अंक ऊपर नीचे हों तो ऐसी स्थिति में डेसिमल हट जाता है। और जब डेसिमल हटेगा तो 0.4 का क्या मतलब है, 0.4 का मतलब है 4, है ना, और 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 का मतलब है 2, तो ये क्या आ जाएगा 4/2। इस प्रकार x इक्वल टू 4/2, ये 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। इस तरह ये जो है आपका x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है, x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है 2। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, जो थर्ड नंबर का इक्वेशन था उसमें हमें x की वैल्यू रख देनी है। वैसे हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, नंबर 1 में भी रख सकते हैं, नंबर 2 में भी रख सकते हैं और नंबर 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन 1 और 2 में आप रखेंगे तो आपको फिर से पक्षांतर करना पड़ेगा, उतनी मेहनत और आपको करनी पड़ेगी। और अगर थर्ड नंबर के इक्वेशन में आप रखते हैं तो वहाँ आपको पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे y का मान प्राप्त आपको हो जाएगा। तो चलिए इसको हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो समीकरण 3 था y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 0.3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4, है ना, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, उसको हम लिख देंगे 0.4 अपॉन 0.3। फिर यहाँ पर आपको घटाना है तो बस वही नियम याद रखना, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से कर लेंगे हम, 1.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 0 लगा दिया और ये माइनस कर दिया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे एक कट जाएगा, इस प्रकार से 0.9 आ गया। तभी हमें प्राप्त हुआ यहाँ से y इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.3। ठीक है ना। यहाँ पर फिर से आप देखिए ऊपर और नीचे दशमलव के बाद समान अंक है, एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, तो दशमलव खत्म हो गया, ये आपका आ जाएगा 9/3 और 3 से 9 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। इस प्रकार से y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है ना, y बराबर 3 आपको प्राप्त हो गया। तो आंसर लिख दीजिए कि दिए गए समीकरण निकाय का हल है x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, चलिए अब इसका जो सेकंड मेथड है, चूँकि वीडियो अधिक लंबा हो चुका है, अब अगर इसमें सेकंड मेथड भी अगर आपको हम सॉल्व कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड मेथड के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।